छंद अपने तेवर का पढ़ता हूं, जिस तेवर का मैं मंचों पर पढ़ता हूं उस तेवर का एक छंद पढ़ देता हूं, सुनिएगा। कि किसका है देश किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जब पाकिस्तान जीते हो तो यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, एक बार विचार तो होना बहुत जरूरी है। अब किसका है देश किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेटा बेटी की शादी के कार्ड अंग्रेजी में लिखवाना पसंद करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं लिखवा सकते, इतना परहेज है उनको हिंदी में। तब कहना चाहता हूं कि वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे वंदे, अरे दोनों हाथ उठा करके कहो छतरपुर के देशभक्त लोगों, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को होना तय हुई थी, लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसी सरकार किसी हुकूमत किसी को यह हक नहीं जाता कि किसी के जीवन का एक दिन छीन ले। जब भगत सिंह के जीवन का एक दिन ब्रिटिश हुकूमत छीन लेती है तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, न्याय हो गया कैद। भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है, नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता यहां से शुरू होती, आप सुनना कविता, ये तो भूमिका की 6 पंक्तियां थी। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अरे ब्रिटिश हुकूमत हार गई। ये अंग्रेजों का न्यायाधीश सोचता है, ये सोचना, ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। और वो प्रश्न जो 70 सालों के बाद उठा करके लाया हूं, वो प्रश्न सुनना कि भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी और हत्या करने का हक किसी को नहीं होता। खैर ये सरकार के मुद्दे हैं। भगत सिंह को फांसी देने के लिए जल्लाद खड़ा हुआ था, जल्लाद तो देवी जी हिंदुस्तान का बेटा था। हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए खड़ा है। उस वक्त जब लोग एक दूसरे के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया करते थे, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा कि आज मैं अपने भाई को फांसी देने के लिए खड़ा हूं। वो जल्लाद क्या सोचता है, सुनना। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। वाह। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊंगी। व्यक्ति नहीं
तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा, घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी, अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब, हिंदुस्तान का वो एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को अपने कर्तव्य पालन के लिए जो फांसी का फंदा खींचता है, तो अपने मन को तसल्ली कैसे देता है? उसके मन की तसल्ली आपको भा जाए तो इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ उठे। अंग्रेजों के जो देवता हैं वो है ईसा मसीह। अब सुनना, वो जल्लाद अपने मन को तसल्ली कैसे, उसको कर्तव्य पालन के लिए फांसी का फंदा तो खींचना है, लेकिन अपने मन को तसल्ली कैसे देता है? सुनना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो, निज कर्तव्य निभाता हूँ, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। तो व्यक्ति नहीं, तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ हत्या है। वो दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। वैसे तो जो भी हमें देता है सब माँ सरस्वती देती है, लेकिन साक्षात आकर के कभी नहीं देती, वो दिमाग में डालती है। लेकिन ये वो दो पंक्तियां पढ़ता हूँ जो माँ सरस्वती ने साक्षात उपस्थित होकर के मुझे दी है, बिल्कुल सामने उपस्थित होकर के दी है। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि यार अभिराम, ये जो भगत सिंह के गले में फांसी का फंदा पड़ा है, जो रस्सा पड़ा है, वो रस्सा तो हिंदुस्तान का था। यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा रस्सा तो निर्जीव है। तो उसने कहा निर्जीव नहीं है, रस्से को किसी भी निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आएगी। इसका मतलब है कि रस्से में प्राण है। मैंने कहा रस्से में प्राण है तो रस्से को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, तूने क्यों कसा? साहब 15 दिन तक रस्से ने जवाब नहीं दिया। 16वें दिन सुबह 5 बजे मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में था। कोई आता है, मेरे ज़हन में दो पंक्तियां डालता है, मैं उठता हूँ, कागज पेन उठाता हूँ, वो दो पंक्तियां लिखता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह 9 बजे जब सो करके उठता हूँ तो वो दो पंक्तियां उस रस्से का जवाब होती हैं। वो दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, रस्से ने जवाब दिया कि उसने गले को क्यों कसा। भगत सिंह ने रस्सी को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। इस दृश्य से वो जवाब देता है, सुनना कि रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। उसे क्या पता उसका लिपटना मौत बन जाएगा, वो तो प्रेम के वशीभूत होकर के लिपटा था। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। बाल सखासा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना, एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में बट जाऊं मैं। ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में बट जाऊं मैं। ईश्वर मेरी शक्ति। दो पंक्तियां भूल रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगत सिंह से मिलने के लिए सिर्फ एक महिला ऐसी थी जो भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जाया करती थी। उसे भगत सिंह बेबे कहते थे। वो थी भगत सिंह का मैला साफ करने वाली। भगत सिंह ने बेबे से, वो पंजाब के बेटे थे, पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि बेबे, मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाले माँ के हाथ से खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे
वो बेबे सोचती है कि उसका मोह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो बैठी बैठी घर में क्या सोचती है, कविता की अंतिम 6-7 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और जब बेबे रोटी खिला रही थी तो भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूं कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।